नमस्कार, स्वागत करता हूं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स का अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम आज जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए प्रश्न किसी न किसी रूप में विभिन्न एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, तो ये भारत की एक बहुत ही प्राचीन सिविलाइजेशन है, बहुत ही प्राचीन सभ्यता है जो कि 3300 टू 1700 BCE के बीच भारत में पनपी थी। और मोस्टली ये जो सभ्यता थी, ये अगर हम बात करें तो ये जो सभ्यता थी ये मेनली जो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, ये वाला जो पोर्शन था, इस पोर्शन में भारत की ये सभ्यता विकसित हुई थी। इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सोसाइटी। ये एक अर्बन सोसाइटी थी, यानी एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि ये एक बहुत ही हैरानी वाली बात है कि भारत में कई सभ्यताएं विकसित हुई। सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो सभ्यता आई वो थी वैदिक सभ्यता। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जबकि हम देखते हैं कि कहीं सबसे पहले हमारी जो सभ्यता विकसित होती है, ग्रामीण सभ्यता विकसित होती है और उसके बाद शहरी सभ्यता विकसित होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सोसाइटी थी। और उसके बाद जब ये सभ्यता विलुप्त हुई तो उसके बाद जो सभ्यता पनपी, दैट वाज वैदिक सिविलाइजेशन। और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो अगर हम इस सभ्यता की बात करें कि इसका एक कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सपेंशन था, तो ये मॉडर्न पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये सभ्यता फैली हुई थी। अपनी प्लानिंग और डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट्स, विशिष्ट प्रकार के हस्तशिल्पों के लिए ये सभ्यता काफी मशहूर है। जियोग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है ये लगभग 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी लगभग 1.25 लाख किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। और हैरानी की बात है कि ये सभ्यता तत्कालीन जो इजिप्ट की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया यानी इराक की जो सभ्यता थी उससे भी बड़ी थी। है ना हैरानी वाली बात। और इसके अलावा जो इसका रीजन था वो बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो मान लीजिए ये पाकिस्तान का पोर्शन है, तो इसका जो ये वेस्टर्न पार्ट है ये बलूचिस्तान में आता है। तो ये बलूचिस्तान से लेकर के और गुजरात तक, जो भारत का गुजरात है वहां तक फैली हुई थी। अगर हम इसमें देखें इसके जो भारत में जो इसका विस्तार था, तो ये जो विस्तार था इसका सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये लगभग ये वाला पोर्शन आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर है, ये वाला गुजरात वाला पोर्शन है। तो ये जो सभ्यता का अगर हम विस्तार की बात करें तो इसकी जो बाउंड्रीज थी उत्तर में, तो बुर्ज होम, यहाँ जो उत्तरी बाउंड्री थी ये बुर्ज होम, यहाँ पे एक जगह मिलती है बुर्ज होम से लेकर के। और दक्षिण में महाराष्ट्र के आसपास में यहाँ पे दाइमाबाद, दाइमाबाद एक इलाका है जहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। इसका पश्चिमी विस्तार की अगर हम बात करें तो ये जो अ, इसका पश्चिमी विस्तार जो है, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है ये लगभग पाकिस्तान के आसपास में सुरकोतदा, सुरकोतदा तक ये फैला हुआ था, सुरकोत। और यहाँ जो पूर्वी विस्तार था ये इस इलाके के आसपास में, जिसको हम आलमगीर कहते हैं, आलमगीर, यहाँ तक इसका विस्तार था, आलमगीर तक। तो ये इसकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की इसकी बाउंड्री थी। उत्तर में बुझों, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में
आलमगीर और पश्चिम में सुरकोटा तक ये सभ्यता फैली हुई थी। और जिसको हम अगर इसको एक रफली अगर इसका हम देखें तो बलूचिस्तान से लेकर के और गुजरात तक की सभ्यता फैली हुई थी। इस सभ्यता के जो प्रमुख शहर थे उसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा इसके प्रमुख शहरों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा राखीगढ़ी, मेहरगढ़ ये भी कुछ प्रमुख शहर रहे हैं सिंधु सभ्यता के। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सिंधु सभ्यता के बारे में हम जानते हैं दैट इज अर्बन प्लानिंग। बहुत हैरान करने वाली बात है कि आज जो हमारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं ठीक उसी पैटर्न पे सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 3000 वर्ष पहले विकसित हुई थी। तो सब इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान में सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ एक ग्रिड पैटर्न सिटी लेआउट था। ग्रिड पैटर्न का मतलब कि इस प्रकार की गलियां थी, ये एक गली, ये दूसरी गली, ये तीसरी गली, इस तरीके की चौथी गली, पांचवी गली, छठी गली, यानी एक ग्रिड बने हुए थे गलियों में। यानी यहाँ 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 पे घर, यहाँ यहाँ पे घर, ये एक घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, फिर ऐसे घर बने हुए थे ऐसे। तो ग्रिड पैटर्न पे ये घर बने हुए थे। और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। ये जो गलियां थी इन गलियों में जो घर का पानी था यहाँ से आता था और सारे घरों का पानी एक बड़ी नाली में आकर के फिर शहर से बाहर चला जाता था। तो बहुत ही एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम भी सिंधु घाटी सभ्यता की एक पहचान है। यहाँ की जो ईंटें थी उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो था। यानी जो अगर हम किसी ईंट की बात करें तो इस तरीके से एक ईंट जो थी एक बड़े ही स्टैंडर्डाइज्ड वे में बनी हुई थी। उसका फिक्स रेशियो था। ऐसा नहीं कि कोई ईंट छोटी कोई बड़ी। इस तरीके से अगर इसकी ये 4 मीटर है लंबाई, ये चौड़ाई अगर 2 मीटर है, चौड़ाई ये वाली 2 मीटर है तो ये ऊंचाई 1 मीटर होगी। इस तरीके की एक फिक्स रेशियो से बनी हुई ईंटें उस समय यूज में लाई जाती थी। और इसके जो की स्ट्रक्चर्स थे उसके बारे में जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख जो स्ट्रक्चर संरचनाएं मिली हैं उसमें एक तो ग्रेट बाथ मिला है, एक बहुत बड़ा स्नानागार यहाँ पे मिला है। इसके अलावा आ, ये जो ग्रेट बाथ मिला है इट वाज पॉसिबली यूज्ड फॉर रिचुअल्स। ऐसी कोई किसी प्रकार के विशेष जो कार्यक्रम होते हैं, किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनके संपादन के लिए निश्चित रूप से इस ग्रेट बाथ का यूज किया जाता था। इसके अलावा उस समय मल्टी स्टोरी होम्स पाए जाते थे। जो घर थे वो अलग बहुमंजिला घर मिलते थे। और साथ ही साथ प्रत्येक घरों में कुएं, वेल्स पाई जाती थी। इसके अलावा जो वहाँ घरों में जो बाथिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उपस्थित होते थे। और इससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही स्वच्छता को प्यार करने वाली सभ्यता थी। एक बहुत ही साफ सुथरी सभ्यता थी जिनका हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो मेनली एग्रीकल्चर एंड ट्रेड नेटवर्क्स थी। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो गेहूं, बार्ली और कॉटन उस समय की बहुत महत्वपूर्ण फसलें थी। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलों से परिचित थे। तो मेनली यही फसलें थी, व्हीट, बार्ले एंड कॉटन। ट्रेड नेटवर्क की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। और यहाँ पे उस समय जैसे कि कई शहरों में, जैसे लोथल एक शहर मिला है, लोथल में एक बहुत ही बड़ा पोर्ट मिला है उस टाइम का, एक बंदरगाह लोथल में पाई गई है। तो उस लोथल बंदरगाह से डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि ये इसका यूज जो था लोथल पोर्ट का यूज बाहर के देशों के साथ, बाहर की सभ्यताओं के साथ व्यापार करने के लिए किया जाता होगा।
तो ट्रेड की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया यानी उस समय जो इराक की सभ्यता थी और इजिप्ट के साथ ट्रेड चलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उस समय क्राफ्ट्समैनशिप भी बहुत प्रचलित थे वहाँ उस टाइम के जो हस्तशिल्प थे। किसी भी सभ्यता में हस्तशिल्प का आज भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम जो हस्तशिल्प थे उसमें अगर हम बात करें तो पॉटरी यानी उस समय जो थे जो मटके बनाने का जो मेन हस्तशिल्प था, हाथ से मटके बनाए जाते थे। इसके अलावा मनके बनाए जाते थे, वो भी बहुत फेमस था। और धातु कार्य भी उस समय बहुत फेमस था, मेटल वर्क। अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमें उस समय मटके मिले हैं जो जिनको हम मृत भांड कहते हैं। ये भी कई प्रकार के हैं, चित्रित मृत भांड जिस पे पेंटिंग्स पाई जाती थी, जिनको हम पेंटेड वेयर्स कहते हैं। इसके अलावा दूसर मृत भांड भी मिले हैं। इसके अलावा मनके जो है, तो मनके बनाने का कारखाना हमें कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन में मटके मनके का कारखाना मिला कालीबंगन, ये राजस्थान के आसपास है। और साथ ही साथ उस समय हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के तहत हमें एक कांस्य की मूर्ति भी मिली है। एक नहीं बल्कि कई सारी मिली हैं, कांस्य से बने हुए कई सारे पदार्थ मिले हैं, कांस्य की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा जो कांस्य की जो स्टैम्प्स मिली हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सोसाइटी एंड कल्चर की, कि उस समय का समाज और संस्कृति कैसी थी। तो जनरली हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक काफी अच्छी सभ्यता थी और एक समतावादी सभ्यता थी। सोशल स्ट्रक्चर एक समतावादी सोशल स्ट्रक्चर था। इसमें जो हायरार्की है, हायरार्की के बहुत कम साइंस मिलते हैं। मतलब उस समय एक प्रकार के समतावादी एक सोशल स्ट्रक्चर था, भेदभाव नहीं था। और उस समय की जो सोसाइटी थी वो स्वच्छता पे बहुत ध्यान देती थी। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये पहला एग्जाम्पल तो हमारे पास ग्रेट बाथ है। जो ग्रेट बाथ है वो कहीं ना कहीं इस ओर संकेत करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक थे, है ना, सैनिटेशन के प्रति बहुत जागरूक थे। इसके अलावा अगर हम सैनिटेशन की बात करें तो सैनिटेशन के ही एक एस्पेक्ट है उस समय जो ड्रेनेज सिस्टम है सिंधु घाटी सभ्यता का। ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी डेवलप्ड एंड जैसा मैंने पहले भी बताया कि सारे शहर की ऐसे नालियां मिल करके एक बड़े नाले में मिलती थी और वहां से पूरे जो मलबा होता था, पूरा नाली का जो पानी होता था वो शहर से बाहर ले जाने का काम ये बड़ी नाली करती थी। तो कहने का मतलब इसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो क्या थी, एक प्रकार की स्वच्छता प्रेमी सभ्यता थी। इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण देन है, एक महत्वपूर्ण खासियत है यूनिक अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट। एक लिपि जो सिंधु घाटी सभ्यता की मिलती है, उस लिपि का नाम भाव चित्रात्मक लिपि है। तो एक भाव चित्रात्मक लिपि पाई जाती है और ये भाव चित्रात्मक जो लिपि है इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। यदि इस भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ने में कोई विद्वान अगर सफल होता है तो ऐसा अनुमान है कि बहुत सारी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामने आएगी और ये सभ्यता हो सकता है और भी ज्यादा महान सभ्यता में गिनी जा सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता में बुल सील्स पाई गई हैं, यानी ऐसी स्टैम्प्स मिली हैं जिन पे बैल का अंकन किया गया है, जिसका इस्तेमाल उस समय के लोग
शायद करते होंगे। कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, जो बहुत सारे सांस्कृतिक तथ्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो एक बहुत बारीकी से दाढ़ी बनाई गई है उस मूर्ति पे, और उसके माथे पर एक पट्टी नुमा एक कुछ पहना हुआ है, जैसे किसी राजा का छोटा सा, अगर हम मान लें कि राजा का एक मुकुट कह सकते हैं, या हो सकता है कि ये कोई पुजारी हो, तो जिसको प्रिस्ट किंग स्टैच्यू कहा गया है, सिंबलाइजेस पॉसिबल रिलीजियस पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय या तो कोई धार्मिक अथॉरिटी रही होगी, या कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी रही होगी, या कोई राजा रहा होगा, या कोई पुजारी रहा होगा वो व्यक्ति। तो इसको प्रीस्ट किंग स्टैचू के रूप में हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ मामलों में काफी तरक्की कर चुके थे, जैसे मेटलर्जी यानी धातुकर्म, यानी पृथ्वी से किसी खनिज को निकाल करके उस खनिज को सेपरेट करने के बाद ब्रोंज और कॉपर क्राफ्टिंग में उन लोगों को काफी महारत हासिल थी। यानी धातुकर्म में, मेटलर्जी में काफी अच्छा नॉलेज सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रखते थे। वाटर मैनेजमेंट तो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत फेमस है, मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। क्रिप्स पैटर्न हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ऑल ऑफ दिस। हेल्थ सिस्टम जो था, उसके बारे में अगर बात करें तो एक बहुत ही हैरानी वाला तथ्य है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कभी ना कभी, मुझे जहाँ तक लगता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डेंटिस्ट्री से विज्ञ थे, जानते थे? तो हाँ, उस समय के लोग डेंटिस्ट हुआ करते थे, दांत निकालते थे, दांत लगाते थे, तो डेंटिस्ट्री का उन्हें नॉलेज था। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उस समय जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो काफी पाए जाते थे। तो बहुत सारे ड्यूरेबल बर्तन, बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। तो इस तरीके के मिट्टी के बर्तन उस समय पाए जाते थे। अगर हम सिंधु घाटी के डिक्लाइन और लेगेसी के बारे में बात करें कि उसका पतन कैसे हुआ, और उसके बाद जो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक विरासत है हमारे लिए। तो कैसे, क्या क्या विरासत ये हमारे लिए छोड़ के गई है, क्या क्या परंपराएं हमारे लिए छोड़ के गई है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की, सबसे पहले हम ग्रेजुअल डिक्लाइन की बात करते हैं। काफी जो 1700 बीसीई के आसपास शुरू हो गया था। इसमें किसी प्रकार का कोई वायलेंट कंक्वेस्ट यानी हिंसात्मक संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। पॉसिबल कॉजेज जो इसके पतन के रहे होंगे, उसकी अगर हम बात करें तो मेनली ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि उस समय अचानक से जलवायु परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो जलवायु परिवर्तन अचानक से हुआ तो उसको अडेप्ट नहीं कर पाए और झेल नहीं पाए। जैसे डायनासोर जब विलुप्त हुए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए। इसके अलावा उस समय जो जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता गया डायनासोर्स का, तो खाने की कमी होती गई। तो ये कहीं ना कहीं जलवायु का इम्पैक्ट था कि उचित पोषण उन्हें नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वे विलुप्त हो गए। ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा रिवर कोर्स शिफ्ट, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड कॉज है सिंधु घाटी के पतन का। कि एक नदी जो थी जिसका नाम था सिंधु नदी, ये बहती थी, जिसके किनारे पे सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं, इसी के नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम इसका पड़ा है। तो इंडस रिवर जो थी ये बहती थी, और अचानक से इंडस रिवर में फ्लड आ गया, अचानक से बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई।
तो ये सबसे अधिक विद्वान इस मत का समर्थन करते हैं। और इसके अलावा जो आक्रमण थ्योरी है, ये भी कई विद्वानों ने माना है, लेकिन इसको कंफर्म किसी ने नहीं किया है। एक अनुमान लगाया गया है कि आक्रमण भी एक कारण हो सकता है कि विदेशियों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया होगा, जिसकी वजह से इस सभ्यता को नष्ट कर दिया गया होगा। लेकिन इसके साक्ष्य किसी भी विद्वान के द्वारा ना तो प्रस्तुत किए गए हैं और ना ही इसे कंफर्म किया गया है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो इन्फ्लुएंस की बात करें, इसका जो इंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस है, जो इस सभ्यता के द्वारा जो इम्पैक्ट पूरे अन्य सभ्यताओं पर या फिर भारत पर जो पड़ा है, तो उसकी अगर हम बात करें तो इंडियन कल्चर को एक अर्बन ट्रेडिशन प्रदान करने में इस सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये अर्बन ट्रेडिशन इंडियन कल्चर में कैसे शुरुआत होती है, इसको हम आगे देखेंगे। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें कि इस सभ्यता ने हमें क्या क्या दिया है, तो वन बाय वन अगर हम इसके बारे में देखें तो सबसे पहले अर्बन मास्टरी इससे हमें मिली है। हमारा शहरीकरण बहुत विकसित हुआ है और जिसके इनपुट्स हमने कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से लिए हैं, चाहे वो सिटी डिजाइन हो, चाहे सैनिटेशन सिस्टम हो। और सेकंड इसका पीसफुल सोसाइटी, ये बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत कम साइन ऑफ कन्फ्लिक्ट मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं था, बहुत सारे व्यापारी एक साथ रहते थे, बहुत सारी वस्तुओं का व्यापार होता था, और इतना ही नहीं, हमारे देश से विदेशों तक व्यापार होता था, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी हिंसात्मक संघर्ष के ये व्यापार चलता था और समता मूलक एक प्रकार का समाज हुआ करता था। तो ये पीसफुल सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम कल्चरल मिस्ट्री की बात करें, तो उस समय के जो कल्चर थे, सांस्कृतिक जो रहस्य हैं, उसको अभी सुलझाना बाकी है, क्योंकि जो लिपि सिंधु घाटी की हमें देखने को मिलती है, दैट इज अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट। और ये जो अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, इसको अभी पढ़ा जाना है। यदि इसको पढ़ा जा सकेगा तो उस समय के जो आर्टिफैक्ट्स हैं और जो उस समय के जो कल्चरल मिस्ट्रीज हैं बहुत सारी, उनके बारे में काफी कुछ जानकारी मिल सकती है। एक लास्टिंग लेगेसी की हम बात करते हैं, जो उस समय की जो परंपराएं हैं वो आज भी चल रही हैं और आगे भी एक इनपुट का काम करती रहेंगी। दीज आर कंट्रीब्यूशंस कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस। बहुत सारे लोगों ने बहुत सिंधु घाटी सभ्यता ने जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसकी प्रगति को आगे बढ़ाने में लगातार अपना योगदान दिया है। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो न केवल प्राचीन सभ्यता है, बल्कि बहुत ही विकसित सभ्यता है। न केवल प्राचीन है, बल्कि शहरी सभ्यता है, और ऐसी सभ्यता है जिससे आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हमारे शहरों में बहुत सारा संघर्ष होता है पानी के लिए, स्वच्छता के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो ऐसी चीज़ों को जो भी हमारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, हु आर गोइंग टू बी सिविल ऑफिसर्स, उनके लिए सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक हो सकती है कि किस प्रकार से जब शहर में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना किसी लोक सेवक को करना पड़े, तो किस प्रकार से वे उन समस्याओं को निस्तारित कर सकते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है, और यही एक दृष्टिकोण होता है जिससे हमें किसी भी समस्या को देखने की आवश्यकता होती है। तो यही था आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।